नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी रहने वाली है दिसंबर महीने का पेंशन जिन भी पेंशनर का रुक गया था, अब उनके लिए स्पर्श द्वारा एक गुड न्यूज है, ये आगे जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो क्या फैमिली पेंशनर को भी एमएससीपी या एसीपी लागू है, आगे डॉक्यूमेंट दिखा के समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों गुड न्यूज है, अच्छी खबर है, पेंशनर को अभी भी पुराने एरियर का भुगतान हो रहा है। जी हां दोस्तों, 4 जनवरी 2024 को पेंशनर के खाते में 1,70,985 रुपए स्पर्श द्वारा क्रेडिट किए गए। ये एक पुराने सर्कुलर का एरियर है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। और अगर आप 2006 से पुराने पेंशनर हैं तो क्या आपको 50% पेंशन मिला? कहते हैं ना कि 1971 की लड़ाई लड़ने के बाद फौज को यह सौगात दे दी गई कि उनका पेंशन को 70% से 50% कर दिया गया। लेकिन क्या हकीकत में आपको 50% पेंशन मिलता था या आपको केवल 33% पेंशन मिलता था? उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, संघर्ष की जीत 1,47,837 रुपए वापस की जाएंगे पीसीडीए की तरफ से पेंशनर को। कोर्ट केस का एक मामला है, उसके बारे में भी आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, दिसंबर की पेंशन जिनकी रुकी, स्पर्श से उनके लिए एक गुड न्यूज है, डिजिटल सिस्टम। जी हां, क्यों मैंने लिखा डिजिटल सिस्टम? दोस्तों अमूमन जब भी पहले की अगर मैं बात करूं, जब स्पर्श नहीं था या डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की सुविधा नहीं थी, तब क्या होता था, किसी का खुदा ना खास्ता अगर जीवन प्रमाण पत्र की वजह से पेंशन रुक जाए तो उस पेंशन को शुरू कराने में महीनों लग जाते थे, और जो बचा हुआ एरियर हो जाता था उस पेंशन का, उसको भी पाने में महीनों लग जाते थे, साल भर भी लग जाता था, किसी किसी को तो कोर्ट केस भी करना पड़ता था। लेकिन अब स्पर्श की कम से कम ये एक अच्छी खूबी दिखाई दी है कि दोस्तों जिन भी पेंशनर्स का दिसंबर महीने का पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ था लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से, वो जैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं और उनका लाइफ सर्टिफिकेट जैसे ही स्पर्श के अंदर अपडेट हो रहा है, उसके आगे 24 या 48 घंटे के अंदर उनका पेंशन उनको लमसम पेमेंट के तौर पे मिलने लग गया है। जी हां, यानी कि दिसंबर महीने का पेंशन अगर आपका भी रुका है लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से, तो लाइफ सर्टिफिकेट सही सही सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट हो जाएगा, उसके अगले कुछ घंटों में आपका पेंशन आपको एरियर के तौर पे मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है उनके लिए जिनका दिसंबर का पेंशन जीवन प्रमाण पत्र की वजह से रुक गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, क्या फैमिली पेंशनर को भी लागू है एसीपी एमएससीपी, किस कंडीशन में मिलेगा? जी हां दोस्तों, कई सारे फैमिली पेंशनर्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप फैमिली पेंशनर से जुड़े हुए जानकारियां नहीं देते, लेकिन मेरी जानकारियां जो होती हैं, बहुत सारे ऐसे जानकारियां फैमिली पेंशनर से जुड़े हुए भी होते हैं। तो ऐसे में एक सवाल था जो अमूमन मुझसे पूछा जाता है कि क्या एसीपी और एमएससीपी फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है? तो इसको लेकर के आपको मैं बकायदा रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखा के समझाना चाहूंगा। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जो है एड्रेस किया है, और पेंशनर हैं फैमिली पेंशनर श्रीमती शेख हबीन जी हैं। तो देखिए, अब इनका एमएससीपी लागू करके ये लेटर जारी किया गया है, और रिकॉर्ड ऑफिस ने ये कहा है कि उनका एलपीसी कम डाटा शीट बना करके पीपीओ बनाने के लिए पीएओआर के थ्रू से पीसीडीओ भेजने के लिए कार्रवाई कर दिया उन्होंने। चलिए, अब जो पीएओआर को उन्होंने लेटर भेजा उसका भी कॉपी यहाँ पर है, ये देखिए, ये रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पीएओआर को लेटर भेजा गया है जिसमें एलपीसी कम डाटा शीट प्रोसेस करने की बात कही गई है। यानी कि फैमिली पेंशनर को भी एसीपी या एमएससीपी लागू है तो उसको प्रोसेस करके दिया जा सकता है। जी हाँ, यही चीज इस लेटर से समझ में आता है और प्रूफ होता है दोस्तों। तो यानी कि अगर आप ऐसे पेंशनर की फैमिली पेंशनर है जिनको एमएससीपी लागू था, उनके सर्विस के दौरान वो नहीं मिला, तो वो आप आज भी क्लेम कर सकते हैं, फैमिली पेंशनर भी उसको क्लेम कर सकते हैं, उनको एमएससीपी लागू हो सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण एग्जांपल आप इस लेटर से ले सकते हैं दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आप ऐसे पेंशनर के फैमिली पेंशनर हैं जिनको एमएससीपी लागू था लेकिन उनको नहीं मिला, वो रिटायर हो गए, उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई लेकिन उनको मिल नहीं पाया, आज के डेट में उनके फैमिली पेंशनर हैं, तो वो अगर क्लेम करें तो उनका जो एमएससीपी या एसीपी है, अगर वो एलिजिबल थे तो वो आज भी मिल सकता है, बशर्ते आपको जागरूक होना है, बशर्ते आपको सैनिक पाठशाला की गाइडलाइन में आगे बढ़ते रहना है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। वाह खुशखबरी, 4 जनवरी 2025 को खाते में आए 1,70,985 स्पर्श से। ये कौन सा एरियर है? जी हाँ दोस्तों पेंशनर के खाते में 1,70,985 रुपए
क्रेडिट हुए और ये कल क्रेडिट हुए। सबसे पहले तो उनको स्पर्श द्वारा एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिला। ये मैसेज देखिए कि वहां पर लिखा गया है 1,70,985 रुपए उनके खाते में 3 जनवरी को क्रेडिट होंगे, लेकिन ये पैसे उनके खाते में 3 जनवरी को क्रेडिट नहीं हुए, ये क्रेडिट हुए 4 जनवरी को। ये वाला मैसेज देखिए आप, 4 जनवरी को उनके खाते में वो पैसे क्रेडिट हो गए। और दोस्तों ये था एक एरियर जो उनका छूटा हुआ था। पहले उनको वो एरियर मिलना था जो नहीं मिला था, गलत मिला था, बाद में रिवाइज होकर के नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक ने बना करके भेज दिया था, उसके बाद जा करके उनको इस एरियर का भुगतान कल हुआ है। दोस्तों ये जो सामने आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि कैनरा बैंक ने जारी किया 2 अगस्त 2024 का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। और इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में अगर आप देखेंगे तो पहले उनको 547 सर्कुलर का एरियर 88,699 मिल गया था, लेकिन उसके बाद जब पेंशनर ने दोबारा ग्रीवेंस डाला तो उनका पूरा कैलकुलेशन हुआ और सीपीपीसी ने यह माना, आप देखिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि 568 सर्कुलर का जो एरियर है 1,70,985 बन रहा है, जो उनको भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि ये बता दूं ये केवल 568 का नहीं है, उनका 2006 से लेकर के स्पर्श में माइग्रेशन होने बीच का पूरा एरियर उनका कैलकुलेशन करके दिया गया है। बेशक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में केवल 568 सर्कुलर के बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन पूरा 2006 से माइग्रेशन होने तक किया गया उनका। आप अगर कैलकुलेशन शीट देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 2006 से लेकर के 2023 तक का पूरा कैलकुलेशन इसमें किया गया है। और इस कैलकुलेशन के बेस पर उनको 1,70,985 रुपए खाते में क्रेडिट हो चुके हैं, जो उनको केवल और केवल जागरूकता की वजह से मिले हैं। दोस्तों तो दोस्तों आप भी जागरूक बने और अपना हक हासिल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। प्री 2006 को मिला केवल 33% पेंशन, 50% नहीं दिया गया। अब मौका है उनके साथ हुए नाइंसाफी को दूर करने का। प्री 2006 को एमएससीपी दो। जी हां दोस्तों क्या आपको पता है 2006 से पहले के जितने भी पेंशनर हैं, जितने भी रिटायरी हैं, उनको एक्चुअल में हम कहें तो केवल 33% ही पेंशन मिला। क्योंकि कहा जाता है कि 1971 के बाद, 1971 की लड़ाई के बाद जब तीसरे पे कमीशन को लागू किया गया तो जो हमारा पेंशन है, जो जवानों का पेंशन है, वो 70% से 50% किया गया। लेकिन क्या सही में 50% आपको मिला? आपको मैं समझाता हूं। आपका जो पेंशन कैलकुलेशन होता था वो आपका लेंथ ऑफ सर्विस यानी कि आपका क्वालिफाइंग सर्विस के साथ जो है कैलकुलेशन होता था। जिसका जितना कम क्वालिफाइंग सर्विस उसको उतना ज्यादा घाटा पेंशन में। जी हां, और ये घाटा ज्यादा से ज्यादा होता था सिपाही को, नायक को, हवलदार को, जिस वजह से दोस्तों उनको पेंशन 50% कभी मिल ही नहीं पाया। आप अगर देखेंगे कि जो सिपाही होता है वो 17 साल में, 15 साल में रिटायरमेंट आ जाता है। जो नायक होता है वो 17 साल में, 22 साल में रिटायरमेंट आ जाता है। हवलदार होता है 15 में, 24 में, 26 में रिटायरमेंट आ जाता है। तो उसके जब क्वालिफाइंग सर्विस को लगा करके जब उनका पेंशन कैलकुलेशन किया जाता था 2006 से पहले, तो उनका पेंशन बहुत कम निकलता था। लेकिन पेंशन 50% केवल उनको मिलता था जिनका क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल या उससे ऊपर होता था। तो जिस वजह से हम जो ये दावा किया जाता है कि तीसरे पे कमीशन के बाद पेंशन को 70 से 50% किया गया, हालांकि 70 से 50% नहीं, 33% के आसपास लाया गया था। क्योंकि जब बाद में डीलिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस वगैरह चले, बहुत सारे सर्कुलर्स निकले, जिसमें से मुख्य सर्कुलर था 568 सर्कुलर। उस 568 सर्कुलर के जरिए जो डीलिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस का फायदा दिया गया वो तो केवल जनवरी 2006 से दिया गया, और उसमें भी वो मिनिमम पेंशन के हिसाब से दिया गया दोस्तों। लेकिन जो जनवरी 2006 से पहले जो पेंशन ले चुके थे, उस पेंशन में जो घाटा हुआ वो घाटा कभी भी भरपाई हुआ ही नहीं है। तो जिस वजह से दोस्तों पेंशनर को अगर हम कहें तो सही मायने में 2006 से पहले वाले पेंशनर्स को कभी भी 50% पेंशन मिल ही नहीं पाया। उनको किसी को 33%, किसी को 35%, तो किसी को 40% मिला है दोस्तों। तो ऐसे में अब आज के डेट में उसको अगर हम भरपाई करना चाहें तो 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी ग्रांट करके ये किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, अब ये संभव नहीं है कि उनको एमएससीपी ग्रांट करके पूरा पुराना एरियर दिया जाए, लेकिन कम से कम एमएससीपी ग्रांट करके उनको ओआरओपी में एमएससीपी का फायदा दिया जा सकता है, जिसको ओएमजेसी के रिकमेंडेशन में भी शामिल किया गया था। तो इसलिए अब ये जो 2006 से पुराने पेंशनर्स को ओआरओपी के जरिए एमएससीपी का फायदा देने का मुद्दा है, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन मैं इस बात से बड़ा दुखी हूं कि बहुत सारे हमारे संस्थाएं हैं जो इस मुद्दों को उठाते हैं, पूर्व सैनिकों के मुद्दों को उठाते हैं, बहुत सारे पुरानी संस्थाएं भी हैं, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया है कि 2006 से पुराने जो पेंशनर हैं उनको भी एमएससीपी का फायदा मिलना चाहिए और कम से कम ओआरओपी में मिलना चाहिए। यानी कि अगर कोई 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस पूरा करके आया हुआ सिपाही है, 2006 से पुराना है, तो उनको
OROP में हवलदार के हिसाब से पेंशन दिया जाए, क्योंकि उन्होंने 16 साल से ऊपर का सर्विस किया है। बेशक उनको पुराना जितना भी एरियर है वो ना दिया जाए, लेकिन आगे पेंशन में बढ़ोतरी दिया जाए, ताकि उनको ये जो 33% 50% के बीच में ये जो घाटा उनको हुआ है 2006 से पहले के पेंशन कैलकुलेशन सिस्टम की वजह से, तो उस घाटे को भरपाई किया जा सके। तो सरकार से हमारी अपील है कि MSCP के मुद्दे को जो है 2006 से पुराने पेंशनर्स को लागू करके उनको इंसाफ दिया जाए। और हमारी जितने भी पूर्व सैनिक संस्थाएं हैं, जितने भी पेंशनर्स की संस्थाएं हैं, उनसे भी मेरी मांग है कि वो अपने एजेंडे में इस पॉइंट को जरूर रखें, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगली जानकारी की ओर। संघर्ष की जीत 1,47,837 वापस पेंशनर को रिकवरी के आगे 2 रास्ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने ये देखा है बहुत सारे पेंशनर्स का रिटायरमेंट आते टाइम या उसके बाद भी रिकवरी कर दिया जाता है, उनका पेंशन में से या उनका जो एंटाइटल पैसा बन रहा है उसमें से रिकवर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका कोई रिकवरी हो जाए तो उसको आगे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है आप रिकवरी को आराम से चुपचाप से देते रहें, और दूसरा रास्ता है संघर्ष करें, ग्रीवेंस डालें, नहीं ग्रीवेंस से बात बनती है तो कोर्ट केस करें। जी हाँ, ऐसा ही आपको मोटिवेट करने के लिए मैं माननीय AFT लखनऊ बेंच का इसी दिसंबर 2024 महीने का एक जजमेंट का कॉपी आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने जो आप जजमेंट देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि 17 दिसंबर 2024 का जजमेंट है, और इस जजमेंट में 1,47,837 रुपए का रिकवरी को वापस करने के मुद्दे को लेकर के पेंशनर जब मान्य कोर्ट में गए तो मान्य कोर्ट ने पूरी बात को सुनवाई किया। जब वो पेंशन आ रहे थे और उनका PPO बन रहा था, तो उनको पहले कोई ज्यादा पेमेंट ओवर पेमेंट करने के बहाना लगा करके 1,47,837 रुपए काट लिए गए थे। लेकिन जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, शिकायत किया, लेटर डाला तो काम नहीं बना, और ये ओरिजिनल एप्लीकेशन यानी कि ये कोर्ट केस उन्होंने फाइल किया, और माननीय कोर्ट ने आप देखिए किस तरीके से 1,47,837 रुपए वापस करने के लिए आदेश सुना दिया, और अगर देरी हुई तो 8% इंटरेस्ट भी भुगतान करने के लिए आदेश सुना दिया। तो दोस्तों ये एक ऐसा कोर्ट केस था जो मैं आपको केवल मोटिवेट करने के लिए ला रहा था, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में भी बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन में से रिकवरी हुआ है। तो रिकवरी के आगे 2 रास्ते हैं, एक तो आप रिकवरी देते रहें, दूसरा रास्ता है आप संघर्ष करें, और संघर्ष आपको अगर कोर्ट तक भी ले जाता है तो आप चेक करें, अगर आपका रिकवरी का अमाउंट इतना है कि कोर्ट केस का खर्चे को बहन करने के बाद भी आपका पैसा बचता है, तो आपको कोर्ट की ओर आपको बिल्कुल जाना चाहिए, और आपका जो हक का पैसा है रिकवर हुआ है वो आपको मिल सकता है। लेकिन कुछ रिकवरी ऐसे होते हैं, जैसे कि बीच में मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल आया था, एक पेंशनर थे जिनको 50% डिसेबिलिटी थी, लेकिन उनको 100% के हिसाब से पैसा मिल रहा था। अब उन पेंशनर को पहले ही इस चीज को सबमिट कर देना चाहिए था, इस चीज को जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए था, PCDO को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि मुझे 100% डिसेबिलिटी का पैसा मिल रहा है, जबकि मैं 50% डिसेबल हूं, तो उनका रिकवरी आया है। उस तरीके के रिकवरी तो होंगे, लेकिन कुछ जो माइनर रिकवरीज हैं, जो छोटी छोटी चीजें, जो पेंशनर की गलती नहीं होती उसकी वजह से भी रिकवरी हो जाता है, तो वैसे रिकवरी में आप जरूर आगे बढ़े, आपका पैसा वापस लें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।